जैसे हम टॉर्क की बात कर रहे थे तो टॉर्क इक्वल्स टू हमारे पास क्या चाहिए, आर क्रॉस एफ। फोर्स तो चलो गिवन होगा, आर वेक्टर लिखना सीखो। आर वेक्टर लिखने के एक ही तरीके हैं कि सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट होगा, एक वो पॉइंट होगा जहाँ पे फोर्स लग रहा है और एक वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है। तो आर वेक्टर लिखने के लिए बस वो दोनों पॉइंट अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो आर वेक्टर लिखने का स्टाइल, जहाँ फोर्स लग रहा है वो और जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए वो, ठीक है। तो आर वेक्टर लिखने के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि जहाँ फोर्स लग रहा वो पॉइंट माइनस जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए वो पॉइंट, माइनस जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए वो पॉइंट। जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए। मान लो क्वेश्चन में दिया कि अपना जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है किसी पॉइंट के अबाउट जो 3,4,5 है, यही तो था। मान लो मेरे पास एक सवाल है जहाँ फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट के अबाउट जिसका कोऑर्डिनेट 3,4,5 है, 5 मान लो। इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखूँगा तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस यहाँ से लिखूँगा 5k कैप माइनस। मान लो जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है उसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो है हमारा 1,2,3। मान लो जिसके अबाउट अपने को टॉर्क चाहिए उसके लिए कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2,3। तो ये मेरे लिए हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तब मुझे मिलेगा आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर को यहाँ पे पुट करूँगा। फिर उसके बाद जो भी फोर्स की वैल्यू देगा उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, तब टॉर्क की वैल्यू आती है। तो ये है इसका बेसिक स्टेप। सही है। तो बस इसमें विशेष कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब ये तो डिपेंड करता है फोर्स कितना है। फोर्स कितना डाला था इसमें, फोर्स था 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से आर वेक्टर निकाल के जब इसके साथ तुम लोगे क्रॉस प्रोडक्ट तब आंसर आएगा तुम्हारा 4i कैप, हाँ 4i कैप, फिर उसके बाद से प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। सही है। कर लेना हो तो क्या दिक्कत है। 3, 4, 5 i माइनस जे और माइनस के। चलिए आगे की बात करते हैं। अब टॉर्क वाले सवाल में अपने को थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना होगा। डायरेक्शन निकालना हमको सीखना है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क वाले क्वेश्चन में अब डायरेक्शन की बात करते हैं। लिखो हेडिंग दो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन फॉर टॉर्क। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन फॉर टॉर्क, डायरेक्शन वाली बात करते हैं आज। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन वाले में क्या है समझो, जैसे सपोज करो ये रॉड है, इस रॉड का नीचे किसी ने लगा दिया mg, इस रॉड का हमने नीचे लगाया है mg, और इस mg पे अब इस mg के कारण मुझे अगर टॉर्क निकालना है तो अभी इसमें से सपोज करिए कि कोई पॉइंट मुझे देगा, ये तो वो पॉइंट है जहाँ फोर्स लग रहा है। मान लो इसका ये पॉइंट मैं फिक्स कर देता हूँ, ये पॉइंट मैं हिंज कर दूंगा। अब इसके अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए, मान लिया इसका नाम मैंने P कर दिया और इसका नाम O कर दिया। तो P है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ फोर्स लग रहा है। रॉड की पूरी लंबाई मैंने L ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो L/2 होगी, ये दूरी होगी L/2। O के अबाउट मुझे चाहिए यहाँ पे टॉर्क, तो मुझे चाहिए टॉर्क, टॉर्क्स चाहिए, तो किसका टॉर्क चाहिए, mg का। किसके अबाउट चाहिए, तो O के अबाउट। तो पूरी बात तो ये है, O के अबाउट चाहिए। तो पहला स्टेप होता है फोर्स को आगे पीछे बढ़ाइए और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए वहाँ से परपेंडिकुलर डालिए।
आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर जब तुम ऐसे डालोगे, थोड़ा इसकी साइज़ बढ़ाओगे, तो ये रहा तुम्हारा फोर्स है नीचे की तरफ, और आर वेक्टर गया ऐसे। देखो मैग्नीट्यूड निकालने में तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कोई मेरे से पूछता, इस टॉर्क का पूछता, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस मैग्नीट्यूड की तो कोई टेंशन नहीं है। फोर्स कितना है हमारे पास mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मात्र ये हो गया, तो दैट इज़ l/2। तो मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं है, बात है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा इस आर वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, और R से F की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो R से F की तरफ जब तुम फिंगर्स को कर्ल करोगे तो अंगूठा जाएगा अंदर, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। किसका टॉर्क? mg का टॉर्क, जो P पॉइंट हमारा एक्शन हो गया जहाँ पे फोर्स लग रहा है, और O के अबाउट बात हो रही है। सही है, मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए आपको वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। जैसे मेरे पास एक दो सिचुएशन और है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है जिस पे नॉर्मल लगा रहे हैं, ऐसा ही कर लो। एक ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पे किसी ने कहा कि मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ नॉर्मल, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा है, और इस O पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए। ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ये कोई फोर्स है जिसका नाम मैंने दिया नॉर्मल, ये मेरा कोई फोर्स है। अब मुझे इसके अबाउट टॉर्क चाहिए। सबसे पहले तो मुझे दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी कितनी है। मानो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये दूरी तुम्हारे लिए x है, तो तुम O के अबाउट टॉर्क बताओ। O के अबाउट टॉर्क तो बताना पड़ेगा किसका टॉर्क, तो O के अबाउट n का टॉर्क बताना है। तो वही बात, सबसे पहले अगर मेरे से कोई टॉर्क पूछेगा तो वो मेरे से दो बातें पूछता है। एक तो पूछता है उसका मैग्नीट्यूड, फिर वो पूछता है उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान, मैग्नीट्यूड में तो कोई टेंशन ही नहीं है। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, तो वो आ गया x। मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा r परपेंडिकुलर गुना फोर्स, r परपेंडिकुलर मेरा x है और फोर्स ऊपर कोई भी लग रहा था n, तो nx तो यहाँ पे हो गया। बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन का नियम फिक्स है। फोर्स तो ठीक है, आपने फोर्स बढ़ा लिया, r परपेंडिकुलर को थोड़ा बड़ा कर लो, ये तुमने बड़ा कर दिया। कारण क्या है? तुम चाहते हो टेल से टेल मिले तभी एंगल दिख पाएगा। r वेक्टर को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और r से f की तरफ फिंगर्स घुमाइए। फिंगर्स को r से f की तरफ घुमाओगे, आउट आएगा तो डायरेक्शन आएगा आउट ऑफ द प्लेन। आउट आया, आउट। ये टॉर्क के डायरेक्शन निकालने का स्टाइल है। तो इसकी प्रैक्टिस से जो बात वो बन जाती है। अब इस पे धीरे धीरे अब तो जितने भी सवाल करे सब में बात समझ में आती जाती है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन पकड़ते हैं जो कई बार पूछा गया है। एक बात मैंने बताई थी कि जब रोटेशन की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी तो रोटेट करती है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सब करते हैं सर्कुलर मोशन। पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर जाएगी और उसके पॉइंट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करेंगे तो उनमें थीटा सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, लेकिन उनकी रेडियस डिफरेंट होने से उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी और इसके कारण उनका जो ए है एक्सेलरेशन वो डिफरेंट हो सकता है। अब उसके ऊपर बात करते हैं। एक रॉड है जो इस तरीके से है, इस तरीके का एक रॉड है जिसका ये किनारा मैंने ऐसे यहाँ फिक्स कर दिया। ये रॉड ऊपर से अब नीचे गिरना चाहता है। इस रॉड का एक पॉइंट यहाँ पे है जो मिड पॉइंट है और जिसका नाम है ए। रॉड की पूरी लंबाई मान लो L। इस तरीके से एक रॉड मुझे यहाँ गिवन है, ए दिया हुआ है। अब मेरे पास सवाल है कि अगर रॉड का मास m है तो आप बताओ अल्फ़ा जस्ट आफ्टर रिलीजिंग कितना होगा। फाइंड अल्फ़ा जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। इस रॉड का मास m है, आपसे पूछा है कि आप बताओ अल्फ़ा क्या होगा जस्ट आफ्टर रिलीज। जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज अल्फ़ा क्या होगा, ये इसने पूछा है। करके देखो, जस्ट आफ्टर रिलीज इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। वहाँ से उसको छोड़ दिया सीधा।
समझो बातों को क्या है। जस्ट आफ्टर रिलीज बोला। अच्छा, सबसे पहले हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे मानिए कि मैं अभी चाहता हूँ हिंज के अबाउट टॉर्क निकालना, ये मेरा हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट टॉर्क चाहिए। तो मैं तो टॉर्क के लिए एक ही फॉर्मूला जानता हूँ, टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा, और इस टाउ को मैं लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। तो यही आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स आई अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। टॉर्क के ऊपर सवाल करने के लिए हमेशा टॉर्क को दो स्टाइल में लिख लो, टॉर्क को हमेशा लिख लो, एक तो लिख लो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और दूसरा लिख लो आई अल्फ़ा, और इसी दोनों को इक्वेट करते रहते हैं, काम चल जाता है। इसी दोनों को इक्वेट करते रहते हैं। आर परपेंडिकुलर, सबसे पहले फोर्स देखो, जो मेरा फोर्स लगेगा वो तो नीचे लगेगा और वो फोर्स लगेगा mg, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और mg का इस हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2। रॉड है तो सारा का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं, और उसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड में होता है। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू तो तुम रखोगे L/2 और फोर्स रखोगे mg, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m छोटा रहे बड़ा रहे दोनों एक है, इसमें टेंशन नहीं मानो, सही है। तो ये जो है इसको ये छोटा m लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ले लिया। अब आई अल्फ़ा है, अब जरा देखना ध्यान से, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3। 12 तो होता है जब मिड पॉइंट के ऊपर, जैसे देखो ये मेरा पास ये मार्कर, ध्यान से देख लो इधर, अगर मैं मार्कर को यहाँ से घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, बीच से पकड़ के घुमाऊंगा, तब तो mL²/12 होगा। लेकिन जब मैं यहाँ से पकड़ के घुमाऊँ इस किनारे से, जैसे एक किनारा है, अब ये घूम रहा है किसके अबाउट, मेरे इस उंगली के अबाउट। अब जो ये घूम रहा है अब mL²/3, बीच से घूमेगा तो mL²/12। तो अभी ये रॉड ऐसे घूमेगा इसके अबाउट, इसके अबाउट जब रॉड को घुमाऊंगा ऐसे, तो दिस इज़ mL²/3, किनारे से घुमाए तो आई के जगह पे अब मुझे रखना पड़ेगा mL²/3। तो mL²/3 और ये आ गया मेरा अल्फ़ा। अब काट पीट चलाइए, m से m ख़त्म, l से ये l ख़त्म, मुझे चाहिए था अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या आ रहा है मेरा, देख लो, आ गया अल्फ़ा, आ गए 3 और ये g है 3g, और यहाँ पे आ गए हमारे पास 12। तो अल्फ़ा को ऐसे छोड़ दीजिए, दिस इज़ 3g/12, सही है। तो इस तरीके से अपन अल्फ़ा निकाल सकते हैं आराम से, 3g/12 बढ़िया आ जाएगा, सही है क्या। तो इसमें आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लो अभी तो तुमने अल्फ़ा निकाला, ये अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। सोच के देखो, अल्फ़ा मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन है, क्या हम यहाँ से लीनियर एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं क्या। लिखो फाइंड लीनियर एक्सीलरेशन, दूसरे पार्ट में आप लीनियर एक्सीलरेशन भी फाइंड कर लो, लीनियर एक्सीलरेशन फाइंड कर लो। लीनियर एक्सीलरेशन थोड़ा सा बताता हूँ क्या है लीनियर एक्सीलरेशन। देखो बॉडी में कुल मिला के बात इतनी तो तय रही कि ये अल्फ़ा से ये एक्सीलरेट कर रहा है, और हमसे लीनियर एक्सीलरेशन जब भी पूछा जाएगा तो किसी पॉइंट का पूछेंगे। सोचो, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड तो कर रहा है हमारे पास रोटेशन, लेकिन उसके पॉइंट करेंगे सर्कुलर मोशन, तो कहानी कैसे दिखेगी समझिएगा। लीनियर एक्सीलरेशन हर पॉइंट का अलग अलग होगा। क्यों होगा समझो, क्योंकि a बराबर तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है आर अल्फ़ा, होता है, देखो एक रिलेशन होता है a बराबर आर अल्फ़ा, यानी कि r बदलने से हर पॉइंट का अलग अलग a होगा, क्योंकि रेडियस तो अलग अलग होगा। तो इसके ऊपर सवाल है और इसके ऊपर खूब सारी बात करी जाती है। दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए अब कोई a पॉइंट मेरा यहाँ मिड पे था, कुछ समय के बाद जब ये रॉड कुछ इस हाल में होगा तो ये पॉइंट ऐसे मूव करते हुए यहाँ आ जाएगा क्या, सोच के देखो। फिर कुछ समय के बाद ये रॉड का पॉइंट ऐसे ऐसे करते इस पॉइंट की हालत कुछ ऐसी होगी, तो ये पॉइंट इस तरीके से करेगा। अच्छा, कोई दूसरा पॉइंट जो होगा B, वो हो सकता है यहाँ पे ऐसे आए, तो B पॉइंट का हो सकता है कि मोशन उसका कुछ इस तरीके का हो। जितने पॉइंट होंगे उतने तरह का सर्कुलर मोशन होगा, उतने तरह का डिस्टेंस होगा। ये तो मेरा फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट का डिस्टेंस भी तो अलग अलग है, सोच के देखो।
तो सबका ए अलग अलग होगा। मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ बी डालता हूँ मैं, तो एक्सलेशन ऑफ ए बिल्कुल अलग होगा एक्सलेशन ऑफ बी से। कारण क्योंकि आर ए बिल्कुल अलग है आर बी से। सोच के देखो, इसलिए अगर मेरे से एक्सलेशन ए पॉइंट का अब की बार पूछा गया है, तो एक्सलेशन ए पॉइंट का मैं बोलूँगा आर जो ए पॉइंट के लिए है इनटू अल्फ़ा। क्या अल्फ़ा सबका सेम होगा? बिल्कुल अल्फ़ा सबका सेम होगा, क्योंकि अल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है? 3g2l। 3g और 2 तो कांस्टेंट है, l क्या है? लंबाई। तो अल्फ़ा तो चलो सबका सेम है, अल्फ़ा सबका सेम है। अब बात किसकी आ रही है? आर ए की। तो देखो क्या हो जाएगा, आर ए क्या मैं l/2 लिख दूं, क्योंकि आधी दूरी पर है ये। सोच के देखो, अब ये l/2 है और अल्फ़ा की जगह इसको पुट कर दूंगा 3g/2l। l दोनों अगर एक जैसा रख दीजिए, मान लो इसको स्मॉल रखा तो इसको भी स्मॉल रखो, काट पीट कर दीजिए। तो ये 3g ऊपर, नीचे आ गया 4, तो ये आ गया मेरा 3g/4। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कंक्लूजन ये है कि हर पॉइंट का अलग अलग लीनियर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम आया। ये है इसकी बात। तो ये भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सही है। एक सवाल में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और कर सकते हैं, इसको मिटा दूं। देखो हल्का ट्विस्ट करके क्या पूछा जा सकता है। मेरे पास अभी जो तुमने करा है वो तो रॉड तुम्हारा ऐसे था। मान लो ये रॉड कभी इस हालत में होता, इस हालत में होता, और तुम mg अब यहाँ लगाते, नीचे लगा सकते थे, mg यहाँ लगाते। यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। जब तुम ऊपर mg नहीं लगाओगे, नीचे mg लगाओगे, और तब तुमसे पूछा जाएगा कि भाई ये मेरा हिंज पॉइंट है और इसके अबाउट तुम मुझे टॉर्क बताओ। तो बात बहुत सिंपल है। पहला काम, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डालो। तो ध्यान रखना, आज L तो नीचे वाला पोर्शन ये कितना हो जाएगा, ये होगा L/2, और तुम्हारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा L/2 cos थीटा। बस इसका ध्यान रखना, ये थीटा गिवन होगा, ये थीटा गिवन होगा। पूछने लायक सवाल है, पूछने लायक सवाल है, बात समझे? तो बस अब यहाँ से फोर्स लगना शुरू हुआ था, यहाँ पे जब बॉडी आई तब से सवाल पूछा अगर जाए, तो उस कंडीशन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब तुम लोगे तो उसको L/2 नहीं, L/2 cos थीटा लेना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी सारा कुछ पहले के जैसा। समझे बात क्या कह रहा हूँ? फोर्स क्या लगाओगे इसमें? वही, मुझे से कोई पूछेगा टॉर्क, मैं कहूँगा भाई साहब आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स mg, लेकिन आर परपेंडिकुलर आज L/2 और यहाँ से cos थीटा डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ी दिया हुआ होगा, ये तो हमने बनाया है। वो ऐसे देंगे रॉड, क्वेश्चन में ऊपर वाला पोर्शन नहीं होगा, बस वो ऐसा कह सकते हैं तुमको कि ऊपर से थीटा डिग्री पे रॉड रखा हुआ है। यहाँ से सोचना शुरू करो, यहाँ से सोचो, मतलब ऊपर यहाँ कुछ नहीं है। डायग्राम बना के बस कंफ्यूज करते हैं, लैंग्वेज बड़ा सा लिख देंगे। वो कहेंगे कि रॉड इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो रॉड इज एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल मीन्स लेंथ ऑफ द रॉड इज लाइक दिस। ये लाइन जो मैंने बनाई है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो आपको कंपोनेंट इसी के अकॉर्डिंग लेना होगा, तो बस इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे L/2 cos थीटा कर देना है, बस तब बात बन जाएगी। अब आओ, इसमें अगला जो सेक्शन आता है, इसमें वो झूला झूलने के लिए दो बच्चे को बिठाते हैं, फिर वो उस पर बात करते हैं। झूला झूलने के लिए दो बच्चे को बिठा दिया। तरीके से आप समझिए, क्वेश्चन में जितने तरह का फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है उतनी ही तरह का तुमको टॉर्क भी मिल जाए, और हो सकता है कोई फोर्स कभी टॉर्क ना भी दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, इस बॉडी की, तो इसको अगर एक पोर्शन यहाँ में पकड़ लूँ, दूसरे को इधर से अपनी तरफ कितना भी खींचूए घूम तो नहीं सकेगा। घूमने के लिए तुमको जब भी फोर्स लगाओगे तो उसमें 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोच के देखिए कि आपके पास जो टॉर्क आता है वो आता है R×F, मतलब R आता है, F आता है, साथ में आता है साइन थीटा।
अगर मैं इसको 0 या 180 कर दूं तो कहानी कुल मिला के 0 हो जानी है। इसीलिए टॉर्क जब भी लगाओ तो उस कंडीशन में जो एंगल आ रहा होता है वो एंगल हमारा इसी के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि आपको 0 180 के अलावा किसी और एंगल पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सवाल देता हूँ आपको, लिखिए, कंसीडर टू बॉय in a park. Consider two boys in a park on a seesaw. Seesaw. Two boys in a park on a seesaw and trying to balance each other. And trying to balance each other. Trying to balance each other. As shown in figure. As shown in figure. Discuss equilibrium. Discuss equilibrium. ठीक है, बस ऐसे डिस्कस करते हैं, सिंपल डिस्कशन चलाते हैं। आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। सबसे पहले ये सीसो मैंने बनाया है और इस सीसो का वज़न है 40 kg। ये जो आप सीसो देख रहे हो, ये सीसो हमारे पास 40 kg का है। ये जो झूला है ये हमारे पास 40 kg का है। सीसो शायद डबल ही होता है, देख लेना स्पेलिंग थोड़ा। ये 40 kg का सीसो है, ठीक। इस पे दो बच्चे बिठा रहे हैं। एक बच्चे का वज़न है हमारे पास मान लो 20 kg और एक बच्चे का वज़न जो ले लो वो अपने को पता नहीं है, समझ रहे हो। हमारे पास दो बच्चे हैं, एक का वज़न ले लो, तुम लिखते रहो डाटा। एक बच्चे का वज़न लीजिए बॉय 1 या ए मान लो, उसका वज़न ले लो 20 kg और दूसरे का वज़न हमको पता नहीं है, सही है। दूसरे का वज़न अपने को पता नहीं है। अब सीसो कैसे होता है, अब इस तरीके से इसको बोलते हैं फल्क्रम, जो बैलेंस करता है सीसो को। और एक बच्चा मान लो ऐसे करके यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा इस तरीके का कुछ ऐसे, उसका हाथ कीड़ा मकोड़ा टाइप कुछ तो बनाओ, ऐसे बैठा हुआ है। बैठा तो दो इसको, लो भाई ऐसे बैठ गए। दो बच्चे बैठे, झूला झूल रहे, बढ़िया। दूरी क्या है समझिएगा, इन्होंने खुद को इधर से 1 मीटर पे रखा हुआ है और इसने भी इधर से खुद को 1 मीटर पे रखा हुआ है। इस दूरी को, ये जो फल्क्रम है, इससे ये वाली दूरी 6 मीटर की है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पूरी दूरी है दूसरे एंड से, वो हमारे पास है 10 मीटर की। तो यानी कि ये दूरी जो यहाँ से है, पूरा एंड समझना, ये दूरी जो है ये है मेरे पास 10 मीटर की। इस सवाल को पूरा समय देके समझना है। पूरी कहानी ये है कि 6 मीटर उस तरफ से और 10 मीटर उस तरफ से, तो पूरा झूला मेरा कितना ऊंचा है, मतलब कितना लंबा है, 16 मीटर का है क्या। तो ये जो सीसो है ये खुद हमारा 16 मीटर का है। ये पूरी पिक्चर है इसकी। आपको डिस्कस करना है इसकी पूरी सिचुएशन की, कौन कहाँ कैसे, सही है। अब ज़रा सोच के देखो, जब ये झूला मेरा 16 मीटर का है तो झूला का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 8 मीटर पे। तो झूले का सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ कह सकता हूँ। अब उसको रेड पेन से बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। झूले का जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैंने 8 मीटर पे बनाया। तो ज़रा सोचो, अगर इस झूले का ये सेंटर ऑफ मास है 8 मीटर पे, तो यहाँ पे झूले का mg लगेगा क्या। ये जो mg मैंने लगाया है, ये लगाया है सीसो का mg लगाया है। अच्छा, और ये नीचे कितना लगेगा सोचो, इसका वज़न कितना है 40 kg। तो ये 40 kg मतलब 40 g नीचे लगाएगा, ये 40 g नीचे लगाएगा। और समझना, ये जो सपोर्ट है, इसीलिए तो इसको झूला इसी के ऊपर तो ऐसे आया हुआ है और ऐसे ऐसे झूल रहे हैं ये।
ये बिल्कुल ये कंडीशन होती है ऐसी, जैसे मान लो ऐसे आप झुलाते हो ना, तो ये फलक्रम ये है, तो अब झूला ऐसे झूलेगा बच्चा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे तो झूलते हैं अपन। बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे बैलेंस करूँगा इसके ऊपर, समझ रहे। इसका मतलब समझो कि नीचे से यहाँ एक बात तो तय है कि नॉर्मल लगेगा, तो ये तो लगेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल किसने लगाया है? इस फलक्रम ने लगाया है नॉर्मल, समझ रहे हो क्या? अच्छा, और देखना, अब एक वजन तो ये भी लगाएगा ना, एक वजन ये लगाएगा। पहला बॉय, नाम है इसका बॉय 1, बॉय 1 नाम इसका रख दो राजू। तो ये जो राजू है इसने नीचे mg लगाया है, इसका इस राजू का वजन दे रखा है इसने कितना? 20 kg। तो बॉय 1 राजू 20 kg का है, तो नीचे ये तो लगाएगा 20g, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 20g लगाएगा। लेकिन तुम ध्यान रखना, झूला इतना बड़ा था, राजू थोड़ा 1 मीटर हट के बैठा हुआ है। अब ये जो लड़का है इसका नाम क्या रखोगे? काजू रख दो। इसका वजन अपने को पता ही नहीं है कितना है, इसका वजन m, तो ये भी तो नीचे लगाएगा, ये लगाएगा कोई mg, ये लगाएगा mg। ध्यान रखना ये भी इधर से 1 मीटर गैप पे बैठा हुआ है। ये तो इन सब के फोर्स की कंडीशन हो गई कि ऐसे 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 फोर्स लग रहा है, तो ये सब कुछ आपको समझना है। अब देखो क्वेश्चन में हमको इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है, पहले तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको, फटाफट डायग्राम बना लो एक बार। बना लिया? देखो समझो, अब देखो लिख लो एक कॉन्सेप्ट, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ मस्ट बी जीरो। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए। अब आ जाओ, थोड़ी सी बात पहले फोर्स की बताता हूँ। बताओ फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और ऊपर नॉर्मल है, और नीचे बैलेंस करने के लिए कितने लोग हैं इसके पास? 3 हैं। एक तो खुद सीसो का वजन, उसके बाद उस दोनों लड़के का वजन, तीनों मिलके उसके नॉर्मल को बैलेंस करेंगे। तो देखो एक तो सीसो का, यहाँ से शुरू करो, तो एक तो 20g प्लस इस सीसो का 40g और प्लस इस बच्चे का मास जो भी फाइंड कर लेंगे mg, ये तीनों मिलके नॉर्मल बैलेंस करेंगे। अगर ऐसे फोर्स बैलेंस हो गया तब तो ये ठीक रहेगा भाई, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चाहते हैं टॉर्क के बारे में डिस्कस करना, तो हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि टॉर्क हम इस पॉइंट का नाम आज दे देते हैं P, इस फलक्रम वाले पॉइंट का नाम देते हैं P। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे इससे फ़ायदा होगा ना कि इस P पॉइंट के कारण जो टॉर्क आएगा ना इस नॉर्मल का, वो हो जाएगा जीरो। तो हम क्यों ना इसके अबाउट बात कर ले, किसी न किसी पॉइंट के अबाउट तो निकालना ही था। मैं चाहता हूँ टॉर्क P के अबाउट निकालूँ। अब तुम सब P के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करो। तो P के अबाउट टॉर्क कौन कौन देगा? एक तो इस लड़के का mg का टॉर्क आएगा, फिर उसके बाद से अब देखना P के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। सोचो, इसी से गुजर के गया है। अब इसका इस 40g का टॉर्क आएगा, अब इसका 20g का टॉर्क आएगा। इन चारों का टॉर्क यहाँ लिखना है। मतलब उसके लिए देखो फोर्स तो हमने इधर लिख लिया, अब क्या है सारा मैटर? दूरी का। इस mg को पकड़ो, जरा सोचो सेंटर ऑफ मास कितने पे है? ये 8 पे। जरा सोचो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सेंटर ऑफ मास ये बीच में था, ये कितना होता? 8 मीटर। 8 मीटर होता, लेकिन अपने को वहाँ से चाहिए नहीं, अपने को तो कहाँ से चाहिए? यहाँ से। इस फलक्रम से ये दूरी बता दो,
ये फलक्रम से ये दूरी बता दो। देखो ये फलक्रम यहाँ से 6 पे है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आ गया मेरा 6 मीटर। लड़का 1 मीटर हट के बैठा हुआ है, ये मेरा 1 मीटर है, यानी कि मुझे जो ये दूरी चाहिए, ये दूरी मेरे लिए हो गई 5 मीटर। तो पहले तो mg के लिए जो डिस्टेंस रखूँगा r परपेंडिकुलर वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा मेरा 5। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब 40g की बात करो, आराम से बताओ 40g इस पॉइंट से कितना दूर है? गौर से देखो, मात्र 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैं जो अब सोचूंगा ये दूरी कितनी होगी मेरी पूरी, ये दूरी मेरे पास कितनी है 8, सोचो सेंटर ऑफ मास था वो 8 मीटर, और ये था 6, तो ये कितना होगा 2। तो इसके लिए इस 40g के लिए जो मेरा r परपेंडिकुलर है वो आ गया 2। अब आ जाओ 20g के पास। 20g के पास ये 20g यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरे पास कितना दूरी है 10, एक घट के बैठा हुआ है, तो कितने दूरी पे है वो 9 पे। तो ये 20g के लिए जो r परपेंडिकुलर है वो आ गया मेरा 9। इस तरीके से मुझे r परपेंडिकुलर का पता लग गया। अब सब के कारण हम टॉर्क लिख सकते हैं, सब के कारण टॉर्क लिख सकते हैं, सब के कारण। अब जरा टॉर्क का डायरेक्शन देख लो, एक एक करके टॉर्क का डायरेक्शन देख लो। टॉर्क का डायरेक्शन जरा बताना, इसके लिए टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ आएगा? इसके mg के लिए, जो ये राजू है इसके लिए बात करता हूँ। यहाँ देखो, इस राजू के लिए mg तो नीचे लग रहा है, और ये पॉइंट P मेरा इधर है कहीं, तो यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर इस पे डाला होगा, थोड़ा बाहर बढ़ा लो, सही है। और ये रहा तुम्हारा r वेक्टर, नीचे लग रहा है तुम्हारा कौन सा फोर्स, जिसका नाम है 20g। तो r क्रॉस 20g आउट, मतलब इस राजू के लिए जिसका वजन 20g है, इसका जो टॉर्क आएगा ये आ रहा है आउट। ये समझ में आया क्या? इसका टॉर्क आ रहा है आउट। अच्छा, दूसरा समझते हैं 40g का। 40g का समझो, 40g यहाँ बनाता हूँ। देखो मेरा 40g वाला फोर्स नीचे है, दिस वन इज 40g, और मेरा P पॉइंट यहाँ है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये भी आउट आ गया। सोच के देखो, तो 40g का भी ये आ गया तुम्हारा आउट, 40g का भी आ गया आउट। अब मैं क्या बिना देखे बोल सकता हूँ कि उस काजू का, यानी कि इस अननोन मास का टॉर्क को कहाँ आना पड़ेगा? इन, तभी तो कैंसिल होंगे। एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पकड़ते हैं, इसको यहाँ पकड़ते हैं। आज मेरा P पॉइंट यहाँ पे है, और इस लड़के ने नीचे mg यहाँ लगा दिया। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा थोड़ा बड़ा r वेक्टर। अब देखो r की तरफ उंगली और mg की तरफ लेके आना है, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो ये आएगा इन, और जाना भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके टॉर्क को इसके टॉर्क के साथ प्लस कर दो, और उसके बाद इसके टॉर्क के साथ बराबर कर दो, तो बॉडी कहाँ आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। समझ रहे हो? तो कुल मिला के जब इस तरह का सवाल आए तो इसी तरीके से पूछा जाता है। अब बात है कि इतना बड़ा तो पूछेंगे नहीं, बीच का कोई पार्ट पूछेंगे। तो बीच का कोई पार्ट पूछेंगे, या तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ फोर्स की कंडीशन बताओ, टॉर्क की कंडीशन बताओ, कौन आउट कौन इन, क्या सारे आउट होंगे, क्या सारे इन होंगे। तो छोटी मोटी बातें जो भी यहाँ से, एक कोई टॉर्क की वैल्यू पूछ लेंगे कि इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा। तो ये सारी बातें आपको करने आनी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऐसे सवाल कर जाओगे? ठीक है भाई। अब एक सवाल देखो, तुमको बताऊं, जैसे तुमको लग रहा हो कि इतना बड़ा आएगा क्या, तो एक सवाल आपको कराता हूं जो आपको पूछा गया है। वो तो निकाल लेंगे ना? 52 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब तुमको एक सवाल देता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तब उसके अकॉर्डिंग आप बात बढ़िया समझ सकते हैं।
एक तुमको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, समझिएगा, फिर उस पर सवाल कराता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज जो अपन कर रहे हैं नीट 2024 के लिए, ये क्या कर रहे हैं इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट टेस्ट सीरीज का चेंज है, और वो बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है। कैसे है समझो, जैसे तुम अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं, 80 से 90% क्वेश्चन जो तुमसे पूछे जाते हैं नीट के अंदर, वो PYQ पे बेस्ड होते हैं। कौन से PYQ? या तो उसमें नीट का होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, जेईई मेन का। जेईई मेन और नीट के PYQ से 80 से 90% सवाल आते हैं। तो अब जो हमारा इस बार का जो टेस्ट सीरीज होगा, इस टेस्ट सीरीज में सारे के सारे जो टेस्ट पेपर होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। मतलब PYQ बेस्ड कर रहे हैं अपन टेस्ट सीरीज, PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑर्डर रहेगा यही क्रैश कोर्स वाला। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि PYQ की प्रैक्टिस जो है टाइम लिमिट में करने के लिए PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। कितने तारीख से? 1 से करूँगा, 1 मार्च से अपन इसको शुरू करेंगे। 1 मार्च से टाइमिंग जो आपकी होगी वो यहाँ पे लैंडमार्क वाले सेंटर पे 10 बजे की होगी सुबह, 1 तारीख से। चैप्टर की शुरुआत कैसे होगी? तो बिल्कुल काइनेमेटिक्स से शुरू करूँगा, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन एंड सो ऑन, पूरा चलता रहेगा। बस जो पढ़ने का है पैटर्न क्रैश कोर्स वाला, वो उसी पैटर्न पे इस बार का टेस्ट सीरीज चलेगा 1 तारीख से। समझ गए ना बात? ये इसका इन्फॉर्मेशन था। आगे की बात, अब चलो क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। बस 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा बहुत है। क्वेश्चन 30 से 45 रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन चैप्टर। मान लो आ गया कोई ऐसा भयानक चैप्टर जिसमें 1 घंटे में आ गए 45 क्वेश्चन, तो हम परेशान हो सकते हैं। अगर कोई हमारे पास नीट के अंदर मान लो 50 क्वेश्चन देते हैं, तो चैप्टर भी तो बैलेंस रहता है, कोई आसान, कोई कठिन, कोई मॉडरेट, तो ऐसा रहता है, इसलिए 50 हो जाता है। आपको एक चैप्टर पे एक बार में 1 घंटे में 50 नहीं कर पाओगे सब में। तो अपन टारगेट अल्टीमेट समझो क्या करना है। अल्टीमेट टारगेट है PYQ पे कमांड करना। कमांड करने के लिए जो है वो ये इसकी प्रैक्टिस। अब कमांड कैसे करना? टाइम लिमिट में करना। अब पूरा दिन मिले तो कर ही लेंगे ना अपन, टाइम लिमिट में कमांड करना मैटर है। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज का अहमियत है। 30 से 45 क्वेश्चन तक का रेंज में इसको लेकर चलेंगे। आइए सवाल करते हैं। इस बार क्या कहा इसने कि 2 खंबे पे एक रॉड को लटका दिया। 2 खंबे पे एक रॉड लटकाया है। कैसे लटकाया है समझिएगा। एक रॉड ऐसे लटकाया, ये रॉड है, इसको इस तरीके से 2 खंबा यहाँ पे, ये खंबा है या फलक्रम जो समझिए, ऐसे लटकाया हुआ है। अभी क्वेश्चन बोलेगा नाइफ के ऊपर ऐसे रख दे, जो भी जो तुम्हारा PYQ आया था शायद उसमें नाइफ बोला, हाँ नाइफ बोला है उसने, ऐसे लटका दिया। अब कह रहा है कि रॉड को ऐसे सपोर्ट कर दिया, नाइफ वाइफ सब कुछ ठीक है। अब कह रहा है कि रॉड का वेट है W। ये जो रॉड है, इस रॉड का जो वेट है वो है W। इस रॉड का वेट है W, और हमसे कहा है कि लिखो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन A मतलब इसका नाम दिया है A और इसका नाम दिया है B। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन A if center of mass of rod is at a distance x from A, at a distance x from A, रॉड का जो वेट है वो है W। सेंटर ऑफ मास कह रहा है कि x दूरी पे है, तो आप बताओ नॉर्मल रिएक्शन A पर कितना लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन A पर कितना लगेगा। अरे नेट फोर्स तो ऐसे ही 0 है। सोचो जब कोई चीज़ को रख दूंगा इस पर टिका हुआ है, मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही ऊपर, नेट फोर्स तो 0 है। सारा खेल है कि आप नेट टॉर्क बता दीजिए, बैलेंस कर दीजिए।
ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कुछ लंबाई दे रखा है, सपोज करिए क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज की बात करोगे उसने कहा रॉड की लंबाई d है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जरा इसका एफबीडी सोचूं तो देखो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो नीचे क्या लगेगा, रॉड का लगेगा यहाँ पे mg, तो रॉड का नीचे लगाऊंगा mg। क्वेश्चन है का नहीं, इसका नाम आप बोलो w, वेट दे रखा है ना, w बोलने के लिए कहा है। अब जरा सोचो पूरी दूरी x है, तो सेंटर ऑफ मास से बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स। अच्छा, बात पूछिए इसने नॉर्मल की, तो चलो एक तो यहाँ लगेगा ऊपर, ये लगेगा नॉर्मल नंबर a और एक b वाला, तो एक लगेगा यहाँ से नॉर्मल नंबर b, नॉर्मल नंबर b। अब देखो मैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकता हूँ, लेकिन फायदा किसके अबाउट निकालने का है, फायदे की अगर बात करोगे तो फायदा है b के अबाउट फाइंड करने से। तुम सोचोगे कैसे फायदा है, अरे फायदा है, b के अबाउट इसने पूछा ही नहीं है, b के बारे में इसने पूछा ही नहीं है। अगर मैं b के अबाउट निकालता हूं तो nb का टॉर्क उसके अबाउट क्या हो जाएगा, 0। ये फायदा है ना, nb 0 लिख दो आराम से। अब जरा सोचो, हम चाहते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम में रखें। अब बचते हैं कौन कौन से यहाँ पे, एक तो यहाँ बच रहे हैं na और दूसरा क्या बच रहा है w। तो इस बात की तो पूरी गारंटी है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी तो। अब जरा सोचो Na के कारण टॉर्क सोचो, तुम टॉर्क निकालना चाहते हो, Na के कारण सोचो, तो टॉर्क मतलब फोर्स, तो चलो Na के कारण नॉर्मल कुछ न कुछ आएगा, मान लिया Na, ऐसे ही लिख रहे। अब इसकी दूरी कितनी है, हम किसके अबाउट निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं b के अबाउट, तो b के अबाउट दूरी कितनी है इसकी, d है ना, तो Na इंटू डी। सोचो हम तो b के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, और b के अबाउट टॉर्क कौन कौन देगा, तो टॉर्क देने के लिए जितने फोर्स अवेलेबल होते हैं वो सब के सब देते हैं टॉर्क। अब 3 फोर्स यहाँ पे थे, एक तो था nb, b का नॉर्मल, एक था इसका खुद का रॉड का वेट, और एक तीसरा a वाला नॉर्मल na। तो अब w की बात कर लो, तो w वाला फोर्स तो चलो तुमने नाम कहा था w, ओके। और डिस्टेंस कितना लोगे, तो इस w का यहाँ से डिस्टेंस d बाई एक्स है, तो ये d माइनस एक्स। अब देखो डायरेक्शन सोच के देखो एक बार, इतना तुमको पता है ना कि ये इन एक आउट होगा। सोचो इस na के कारण, सोचो na फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ और इस b से यहाँ क्या डालो, परपेंडिकुलर, तो ये तुमने r वेक्टर डाला। अब तुम क्या करोगे, r क्रॉस n जाओगे, r क्रॉस n जाओगे तो कहाँ जाना पड़ेगा तुमको, अंदर, समझ रहे हो क्या, r क्रॉस n। अरे b के अबाउट चाहिए ना, b को यहाँ लेके जाओ और r के तरफ फिंगर रख के उसके तरफ कैसे जाओगे, ऐसे लेके जाना पड़ेगा आपको। तो सोच के देखो, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन होगा इन। थोड़ा भी डाउट हो तो उसके पास चलो, इसके पास चलो, इसके पास। इसका देखो फोर्स लग रहा है ना इसका नीचे, फोर्स लग रहा है इसका नीचे। अब इसका डायरेक्शन ऐसे लेके जाओ, सोच के देखो, देखो देखो देखो, मैं अलग से बनाऊँ क्या, देखो ये आराम से देखो, ये मेरा बी पॉइंट मान लो ये फिक्स है। अब नीचे क्या लगेगा, W। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये आ गया R से W आउट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आएगा मेरा आउट, और आना भी चाहिए। अरे तुमको इतना करना भी नहीं है, तुम देखो अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बराबर होना ही पड़ेगा, इन आउट की लफड़ा भी छोड़िए, आपको इक्विलिब्रियम में करना है तो दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा। तो किस किस को बराबर करोगे, अब इसको और इसको, NAD बराबर होगा ये W इंटू डी माइनस एक्स, आंसर। यही इसी तरीके से यहाँ बात बन जाएगी। इसने Na पूछा था, आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो ऐसे टॉर्क और इक्विलिब्रियम वाले सवाल को करते हैं, इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, कल पढ़ाऊंगा एंगुलर मोमेंटम।